हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से सॉल्व करने वाले हैं 10 क्वेश्चन सीटेट के आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। और ये क्वेश्चन अगेन आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर से ही है, मतलब कि ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत लाए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं कुछ क्वेश्चन, तो आज हमें 21 नंबर से सॉल्व करना है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, पूछे जाते हैं, और चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी टाइम है और इतनी जल्दबाजी नहीं है। समझना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार ये चीज़ मैं कहती हूँ, सीटेट का मतलब है आप समझेंगे तो ही आप इसको क्रैक कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक ऐसा क्या करे जिससे उसके सारे बच्चे जो है अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। ये शायद क्वेश्चन मैं कभी पूछ चुकी हूँ आपसे। तो देखिए, कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनका पालन न करें उन्हें दंड दे। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करें। बाकी आप रीड कर लीजिए, मतलब आधा रीड करके समझ में आ जाता है कि ये नहीं होगा। तो उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और संपन्न घरों से हो, और उन्हें आदर्श रूप में प्रस्तुत करें। या अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये शायद मैं आपसे पहले भी एक अलग वीडियो में पूछ चुकी हूँ। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यस, आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कड़े नियम बनाना या दंड देना, तिरस्कार करना, ठीक है, या फिर जो इंग्लिश बोल सकते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, सिर्फ उनको इम्पोर्टेंस देना, तो ये सीधे सीधे गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। भाई अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो कुछ लोग अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में। तो यह उनके किस में विभिन्नता के कारण है? मूल्यों में विभिन्नता है, अभिक्षमता में, अधिगम शैली में, या परावर्तकता स्तर में? तो देख लीजिए आप यहाँ पे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनकी बिल्कुल पढ़ने की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम शैली में। देखिए, हर बच्चे की अधिगम शैली जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इस कारण कोई बच्चा जो है वो अकेले में पढ़ना पसंद करता है, कोई ग्रुप में पढ़ना पसंद करता है, ठीक है। तो शिक्षक को क्या चाहिए एग्जैक्टली कि जो बालक जिस अधिगम शैली में कंफर्टेबल फील करता है तो उसे उसी में शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। बार बार मैं रिपीट करती हूँ ये वर्ड कि बच्चे की फैसिलिटी, उसकी सुविधा का ध्यान हमें रखना होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। सॉरी, हमारे आज का तो ये थर्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भाषिक विभिन्नता बहुत है, ठीक है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? ये आपको पता है कि इंडिया में मतलब बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत भाषाई विभिन्नताएं हैं। तो कक्षा 1 और 2 में प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाएं हैं, तो उनमें सबसे उपयुक्त कथन उनके बारे में क्या हो सकता है? देख लीजिए आप। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, है ना। शिक्षक को चाहिए सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और लास्ट है आपका, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, मतलब जी मान लीजिए कि स्कूल का मीडियम जो है वो इंग्लिश है या हिंदी, कुछ भी है, एक मीडियम है, तो अगर शिक्षार्थी अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, फॉर एग्जांपल मीडियम इंग्लिश है और वो हिंदी यूज़ कर रहा है, तो उसको दंडित किया जाए तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, दंडित तो करना ही नहीं है। दूसरा है आपका, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो जिनकी मातृभाषा, मतलब जिनको अगर मीडियम इंग्लिश है तो हम उन्हीं को एडमिशन देंगे जिन्हें इंग्लिश आती है, मीडियम हिंदी है तो हम उन्हीं को एडमिशन देंगे जिन्हें हिंदी आती है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। भाषाई आधार पर हम किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं एडमिशन से। थर्ड है आपका कि शिक्षक को, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर भी है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति
करें। और ये उपेक्षा करना तो मतलब ये सीधे सीधे गलत है। हम कैसे बच्चों की उपेक्षा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। वर्ड ये आपका प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति वर्ड से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो देख लीजिए, हमारे आसपास का वातावरण है प्रकृति, या जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति है, भौतिक या सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं हैं। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से सुनेंगे हम। तो देखिए, प्रकृति पोषण विवाद एक्चुअली है क्या, इसमें इसका मतलब ये है कि जो जितनी भी जैविकीय विशिष्टताएं होती हैं या वंशानुक्रम होता है, सूचनाएं होती हैं, तो इसमें क्या है कि जीव जगत के प्राणी जितने भी होते हैं उनके विकास में परिपक्वता, प्रकृति व्यवहार है, आपका जीवन शैली है, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, इन सब को प्रभावित करने वाली जितनी भी घटक हैं या शक्तियां हैं या सिचुएशंस हैं जो इनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो आपके पर्यावरण कहलाएंगी और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये है प्रकृति पोषण विवाद का मेन कॉन्सेप्ट। कि समझ रहे हैं ना आपके अनुवांशिकता और वातावरण के शैक्षिक महत्व के संबंध में ये भी कहा गया है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों गंभीर रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, वातावरण पर्यावरण भी और आपका वंशानुक्रम भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इफेक्ट करता है एक दूसरे को। इसी के आधार पे आपके पर्यावरण को परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ईवीएस में नहीं रहेगा, ये आपका बाल विकास और पेडागॉजी वाले सेक्शन में रहेगा, क्योंकि वंशानुक्रम की बात आ रही है। तो यहाँ पर यही जो विवाद है एक्चुअली इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सल सी क्रिएट हो रही है, तो वही आपका प्रकृति पोषण विवाद है। इसको हम बहुत डिटेल से जरूर पढ़ेंगे, इसमें मैं एक अलग से वीडियो ही बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि बहुत ही इसमें समझने की चीज़ें हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर सेकंड नंबर ऑप्शन था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो बिल्कुल फटाफट से कर दीजिए। चलिए, बोलती नहीं हो तो लाइक, फिर मतलब आप लोग लाइक तो कर देते हैं, पर कुछ कई दिनों से मैं सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा कह नहीं रही हूँ, तो सब्सक्राइबर्स बढ़ नहीं रहे हैं, तो ये तो देखिए अच्छी बात नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इस कथन में कौन सा इस कथन में से जो भी कथन दिए हैं, सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है पर्टिकुलर इन लाइन्स के लिए। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। अब देखिए, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए अच्छा माध्यम है। ठीक है, मीन्स एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, इसके लिए अच्छा है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। या फिर आपका फोर्थ नंबर जो है, बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो देखिए, सीधे सीधे इसका राइट आंसर आपका जो दिख रहा है वो क्या है कि थर्ड नंबर ही आपका इसका राइट आंसर है। जनसंचार माध्यमों की पहुंच देखिए बढ़ रही है आजकल, आपको भी पता है, और इसके ये है जो आपकी अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। इस पर आप तरह तरह के निबंध, तरह तरह के लेख आए दिन लिखने के लिए आते रहते हैं, आर्टिकल्स मिलते रहते हैं कि किस तरह से जो जनसंचार है वो मास कम्युनिकेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है हमारी लाइफ स्टाइल को, हमारी हर एक चीज़ को। आगे देखते हैं, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। फोकस ऑन दिस वर्ड, नहीं है। तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार हों। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं और बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो देख लीजिए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं वर्ड आया है जो नहीं है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये बिल्कुल बच्चे कैसे सीखते हैं इसके लिए ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं, बच्चे हर जगह सीखते हैं, मतलब जहाँ पे भी उनको सीखने की फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, हर जगह वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है सीखने की।
अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर पे आ जाते हैं। तो प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को, ठीक है, प्राइमरी टीचर को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए कैसी रणनीति अपनानी चाहिए? फटाफट से ऑप्शन देखिए। तो प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए। सभी गतिविधि में के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार, दंड, इन सब का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, कि ये पुरस्कार मिलेगा नहीं तो दंड मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा तो आप बच्चे एक्टिविटी करें। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करनी चाहिए। या पूरी कक्षा के लिए एक मानक निर्धारित कर देना चाहिए और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड भी निर्धारित कर देना चाहिए। तो बार बार मैं वही चीज़ रिपीट करती हूँ कि जिसमें बच्चों को सुविधाएं हो, वही आपका राइट आंसर होगा। सुविधा भी रहे और कुछ सीखे भी नया, है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अगेन 3। बच्चों को उनकी रुचि, भाई जिनमें उनकी रुचि रहेगी उसके अनुसार जब आप उनके लक्ष्य निर्धारित कर देंगे और उनकी हेल्प भी करेंगे तो बहुत इजीली वो नई चीज़ें सीखेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और चूँकि रुचि के अनुसार हो रहा है सब कुछ तो उन्हें उसमें इंटरेस्ट रहेगा और उन्हें मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है कौन सा? तो परिवार, कंप्यूटर, आनुवंशिकता या राजनीतिक दल। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण का सबसे प्रमुख कारण आपका परिवार है। ठीक है, परिवार से ही तो बच्चा लोगों से जुड़ना सीखता है। कंप्यूटर और राजनीतिक दल इन सब का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। कोई भी ग्रुप एक्टिविटी दे देना, तो ये क्यों एक अच्छी रणनीति है? क्योंकि इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति हो जाती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल दिख रहा है कि क्या होगा। यस, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते भी हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, सहयोग की भावना भी उनके अंदर आती है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ये इस टाइप से एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है ना, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया आता है। तो आप देख लीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा? पढ़ने और समझने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो सीबीएसई ने भी सही माना और एक्चुअली यही आंसर सही भी है। ठीक है, कि जो छात्र जो होते हैं पढ़ने लिखने मतलब मौखिक अभिव्यक्ति, शब्दों की वर्तनी मतलब में कमज़ोर होते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है यानी पठन संबंधी विकार जो है वो आपका है डिसलेक्सिया, पठन संबंधी, है ना। और यहाँ पढ़ने की और समझने की बात हो रही है। तो यस, आपको आई थिंक क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, उससे क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और भाई मोटिवेट आप नहीं करेंगे तो भाई कौन करेगा? ठीक है, फैमिली तो हमारी आप ही है। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब वाली बटन प्रेस कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी लर्निंग नीड फैमिली का एक पार्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।